Hello and welcome to the Hindustan Times Leadership Summit. We are on day 4 of the summit that's been on all this week. And of course, it's a penultimate day, and we have one of our biggest newsmakers today, the Madhya Pradesh Chief Minister, four-time Chief Minister, Shivraj Singh Chauhan, now joins us for this session. Shivraj Singh ji, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. धन्यवाद आप पिछले साल भी थे. आप जब कहेंगे मैं हाजिर होऊंगा. बहुत बहुत धन्यवाद सर. बिकॉज मैं जानती हूँ कि आपके पूरे दिन मीटिंग्स थे, अपॉइंटमेंट्स थे, इसके बीच आपने समय निकाला, तो वी आर रियली अप्रिशिएट दैट सर. सबसे पहले सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हर जगह पूरे देश में और पूरी दुनिया में लोगों को इस बात की चिंता हो रही है कि ओमिक्रॉन जो नया कोविड का वेरिएंट है उसके बारे में लोगों को काफी चिंता हो रही है. मैं जानना चाहती हूँ कि पिछले साल भी जब हमारी बातचीत हुई थी उस समय हमारी डिस्कशन इस बारे में हुई थी कि वैक्सीन कब आएगा, क्या लोगों को किस तरीके से आप उसको बांटेंगे, लोगों को देंगे. अब इसके बाद एक साल में हम बजाय उसके कि हम सेलिब्रेट करें कि इतने लोगों को लगा चुके हैं, हमें हर बार एक नए वेरिएंट की चिंता करनी पड़ रही है. तो मैं आपसे जानना चाहती थी, मुख्यमंत्री होकर आपके लिए पिछले साल का और अब किस तरीके का चैलेंज? देखिए, मैं चिंतित जरूर हूं, लेकिन परेशान नहीं हूं. जो भी परिस्थिति हमको मुकाबला करना होगा. मध्य प्रदेश ने कोरोना से मुकाबले के लिए एक जन भागीदारी का मॉडल बनाया. हमने हर एक स्तर पर, मतलब पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर, जिला स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज बनाई. क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में जिला स्तर पर सांसद, विधायक, उस जिले में रहने वाले प्रमुख समाज सेवी, पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर और विधायक हमने केवल नहीं बुलाया, जो सेकंड नंबर भी रहते किसी भी पार्टी के हो, नंबर 2 पे जो रहते उनको भी शामिल किया, क्योंकि ऐसी महामारी से हम मिलकर ही लड़ सकते हैं, ये भाव मेरा था. और मध्य प्रदेश में जो सेकंड वेव से भी हम निपट पाए, उसमें क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज का बड़ा गंभीर रोल था. उन्होंने कोविड केयर सेंटर चलाने से लेके यहाँ तक कि पंचायत में भी जरूरत पड़ी तो उन्होंने पंचायत भवन को कोविड केयर सेंटर बना दिया. दवाइयों की किट बांटे, टेस्ट ठीक से हो जाए इसकी चिंता की. गांव में कौन व्यक्ति सामान लेने जाएगा ताकि पूरे गांव को शहर ना जाना पड़े संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए. फिर टीकाकरण का उन्होंने प्रयास किया. एक अद्भुत प्रयोग था मध्य प्रदेश का, जिसकी प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार ने भी प्रशंसा की. अभी 1 तारीख को मैंने सारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से फिर बात की वर्चुअली. हमने पंचायत तक की, 22,000 से ज्यादा पंचायत के लोगों को मैंने जोड़ा, सभी जिलों को जोड़ा, ब्लॉक्स को जोड़ा और सबको हमने सावधानियां बताई, क्योंकि WHO ने जो कहा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, मैंने नीचे तक शेयर किया. नंबर 1 हमारा सबसे पहला जोर है सेकेंड डोज दिसंबर के एंड तक हमारा 100% हो जाए. अभी 67% के आसपास हम पहुंचे हैं. लगातार हमारा अभियान चल रहा है क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज के माध्यम से. दूसरे, क्योंकि हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे थे, लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया, दूरियां छोड़ दी, शादी, विवाह, मेला, ठेला, एक खुली हवा में लोगों ने सांस लिया और सारे प्रतिबंध हमने समाप्त किए थे. अब हमने फिर अपील की है कि आप मास्क लगाएं, डिस्टेंस बना के रखें, हाथ साफ रखें. तो जितनी फिर कोई अगर हॉल में मीटिंग्स होती है तो वेंटिलेशन का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जिसके कारण संक्रमण ना फैले. तो जितनी सावधानियां बताई गई है वो हमने नीचे तक बताई. मैं खुद सड़क पे निकला, लोगों को मास्क लगाए, लोगों को समझाया, बात की कि सेकंड डोज लगा कि नहीं लगा. इसके साथ हमने 1 तारीख को मॉक ड्रिल की. हमने जितने ऑक्सीजन प्लांट पीएसएज लगाए, हमने लगभग 200 पीएसएज लगाए, 178 हमारे कार्यरत, बाकी पे तेजी से काम चल रहा है. तो मैंने कहा पहले से चला के देख लो ये ठीक से चल रहे कि नहीं चल रहे, ऑक्सीजन की लाइन में कहीं लीकेज तो नहीं है, दवाइयां पूरी है कि नहीं, वेंटिलेटर देख लो, कंसंट्रेटर देख लो. तो ये सारी तैयारियां युद्ध स्तर पर हम शुरू कर रहे हैं. लेकिन पहला जोर हमारा ये है कि जनता के सहयोग से हम थर्ड वेव को आने से ही रोक पाए, उसको गंभीर ना होने दें. लेकिन दूसरी, हर परिस्थिति से हमें तैयार रहना चाहिए और इसलिए हमने आवश्यक सारी तैयारियां प्रारंभ की है. पर मुख्यमंत्री जी, लोग तो थक जाते हैं. आपने जैसे कहा, लोग खुले हवा में घूम रहे हैं, वो इतने दिन, 1.5 साल वो घर के अंदर रहे या काम पे नहीं गए, स्कूल कॉलेजेस बंद रहे. तो आप
जब आपको ये भी नहीं मालूम होगा, बिकॉज जो वैज्ञानिक है वो ये कह रहे हैं कि ये जो नया वेरिएंट है ये कितना डेंजरस है, कितनी जल्दी फैल सकता है, ये अभी भी हमें लैब से ये इंफॉर्मेशन। तो जब ऐसा माहौल है कि साइंस भी अभी हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें ध्यान से रहना पड़ेगा, बच के रहना पड़ेगा, तो आप लोगों को कैसे समझाते हैं? और क्या ऐसा भी होता है कि जब वो सुनना नहीं चाहते हैं? हम 3 प्रयास करते हैं। नंबर 1 में जनता को संदेश देता हूं, टीवी के माध्यम, टीवी में भी मेरा संदेश आता है, रेडियो के माध्यम से आता है, सोशल मीडिया के माध्यम से जाता है। नंबर 2, केवल संदेश नहीं देता, सड़क पे भी उतरता हूं और सड़क पर उतर के आग्रह करता हूं कि देखिए सावधानी रखिए, इसी में सुरक्षा है। तीसरी चीज, एक मैं अकेला नहीं, सारे जनप्रतिनिधि, सारे धर्मगुरु, सारे सामाजिक संगठन, स्वयंसेवी संगठन, व्यापारिक संगठन, विद्यार्थियों के संगठन, एनसीसी, एनएसएस, जन अभियान परिषद, रोटरी, लायंस, जितने तरह की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, पॉलिटिकल पार्टी जिसमें बीजेपी है, दूसरी पार्टी को भी हमने कहा है, और सबसे अपील करके अब देखिए मास्क की संख्या बढ़ गई है, पहले बिल्कुल दिखाई नहीं देते थे, 100% नहीं लगा रहे, लेकिन थोड़ी अवेयरनेस आई है, तो ये हमको करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी लहर में जो नुकसान हमने उठाया है वो दर्द अभी लोगों का ताजा है। इसलिए लोग मानते भी है, ये बात जरूर है कि बिजनेस व्यापार ठप ना हो, इकोनॉमी फिर से हमारी उसमें रुकावट ना आए, गरीबों के काम धंधे जारी रहे, इसलिए हम बाकी प्रतिबंध नहीं लगा रहे। हमने एक सावधानी हमने केवल की है, कॉलेज में नहीं, केवल स्कूल में 12th तक बच्चों की जो फिजिकल प्रेजेंस थी स्कूल में उसको 50% किया है, मतलब 3 दिन आधे बच्चे आएंगे, 3 दिन आधे बच्चे आएंगे, ताकि वो एक साथ डिस्टेंसिंग बना के रख सकें, पास पास ना बैठें। तो ये अभी जितना मिनिमम हो सकता है उतनी हम कर रहे हैं, बाकी आगे देखेंगे। साइंटिस्ट जैसा कहेंगे, दोनों तरह की चीजें आ रही है, एक बड़ी तेजी से फैलता है, आ रही है कि माइल्ड है, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि जिसके कारण जान जाए अभी तक, जो फिर भी जो निष्कर्ष निकल के आएंगे उसके हिसाब से फिर माननीय प्रधानमंत्री जी जो तय करेंगे, भारत सरकार जो तय करेगी, उसके हिसाब से। एक आपके कॉलीग हैं केरल के जो मुख्यमंत्री है, क्योंकि हमने पूरे देश में ही देखा है कि जबकि फर्स्ट डोज का जो वैक्सीनेशन रेट है वो काफी अच्छा है और आपके प्रदेश में तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन सेकेंड डोज लोग सोचते हो गया, अब एक टीका लग गया, कोई जरूरत इतनी जल्दी है नहीं, और बहुत लोगों को ये भी लगता है कि एक बार हमें कोविड अगर हो चुका है तो हमें जरूरत भी नहीं है। तो केरल के जो आपके जो कॉलीग हैं, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजय, उन्होंने ये ऐलान किया है, अगर आप वैक्सीन नहीं लेंगे, अगर आप टीका नहीं लगवाएंगे, तो फिर आपको सरकारी जो मुफ्त ट्रीटमेंट है वो आपको नहीं मिलेगी। क्या आप ऐसे सख्ती को सपोर्ट करते हैं? मुझे लगता है मध्य प्रदेश में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और मध्य प्रदेश में दिसंबर एंड तक हम सबका टीकाकरण कर देंगे। अपवाद स्वरूप कोई बचे तो मैं इसकी नहीं कह सकता, लेकिन तेजी से हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का काम जारी है। सेकेंड डोज भी लगभग 67% लोगों को हो गया है। हम महाअभियान भी चलाते हैं, मतलब कुछ दिन हम विशेष रूप से अभियान चला के खुद निकलते हैं, जनप्रतिनिधियों को निकालते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज को निकालते हैं, तो उस दिन बड़ी संख्या में होता है वैक्सीनेशन। अब हमारा टारगेट है दिसंबर एंड तक हम 100% जो पात्र है, 100% का मतलब ये कि कभी 100 में से 100 लोग तो मिलते नहीं, कुछ बाहर काम के लिए गए होते हैं, कोई पढ़ने गए, कोई कहीं, लेकिन जो उपलब्ध है, अवेलेबल है, जैसे फर्स्ट डोज हमारा 93% उसके बाद लोग मिल ही नहीं रहे, तो हम उतना हम निश्चित तौर पर कर लेंगे, हम समझा के ही करेंगे। मुझे लगता है कि कोई ऐसे आदेश को निकालने की मध्य प्रदेश में जरूरत नहीं पड़ेगी। आई कमेंड यू सर कि आप इतने कॉन्फिडेंट है मध्य प्रदेश के बारे में 100% डबल वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ओवरऑल सेंटर ने भी केंद्र सरकार ने भी ये प्रॉमिस किया था कि वो 100% वैक्सीनेशन कर लेंगे, शायद ये मुश्किल लग रहा है अब दिसंबर के अंत तक, क्या वो मानेंगे सर आप? देखिए, भारत जैसे देश में अगर आप ओवरऑल वैक्सीनेशन देखेंगे तो दुनिया के कई देशों की पॉपुलेशन जितनी है उससे कई गुना ज्यादा वैक्सीनेशन हम कर चुके हैं। ये अपने आप में चमत्कार है, बहुत बड़ा काम हुआ है, और लगातार रोज आप देख रहे हैं 1 करोड़ के आसपास, कभी 89 लाख, कभी 70, और कुछ दिन तो ऐसे हुए जहां 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। तो कुल मिलाकर जो हुआ है वो निश्चित तौर पर अभिनंदनीय है। अब थोड़ा सा प्रयास और अगर हम करेंगे, देखिए जमीन पे भारत सरकार के साथ राज्यों को कोशिश करनी पड़ेगी। इंप्लीमेंट तो चीजें राज्य में नीचे राज्य की टीम करेगी, केंद्र वैक्सीनेशन भरपूर
प्रधानमंत्री जी फ्री में दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आज ये सवाल नहीं कि वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है कि नहीं, पर्याप्त मात्रा में है। अब राज्यों का ये काम है, जिन राज्यों में कम हुआ है कि वो नीचे तक जाके समाज को साथ जोड़ के, लोगों को साथ लेके वैक्सीनेशन के काम को युद्ध स्तर पर कराए। मुख्यमंत्री जी, अब मैं थोड़ा कुछ और पॉलिटिकल टॉपिक पे आना चाहूंगी कि पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा हेडलाइन यही था जब प्रधानमंत्री ने ये जो 3 बिल जो फार्म लॉज जो हैं ये वापस ले लिए। मुझे याद है कि जब मेरे हिंदुस्तान समिट का जो पिछले साल हमने बातचीत की थी, उस समय भी हमने किसानों की बात की थी। मैं आपसे पूछना चाहती थी, क्या आपने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि मोदी जी ये करेंगे, कि वो वापस ले लेंगे? प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो करते हैं वो देश हित में करते हैं, और जहां तक कृषि कानूनों का सवाल है, केंद्र सरकार अपनी पूरी बात रख चुकी है। बट आप बहुत लोग सर बहुत सरप्राइज्ड हो गए थे। मैं बस इतना जानना चाहती थी कि क्या आपने एक्सपेक्ट किया था या फिर आप भी मतलब बिल्कुल शॉक्ड हो गए या सरप्राइज्ड हो गए? पीएम का हर फैसला राष्ट्र हित में है, किसानों के हित में है। जी, ये पूछना चाहूंगी सर आपसे कि अभी चुनाव होने वाले हैं, आप तो स्टार कैंपेनर हैं भाजपा के लिए, आप भी जाएंगे आई एम श्योर प्रचार करने हर जगह। तो ये जो ऑपोजिशन के जो लोग हैं, जो नेता हैं, उनका वो सारे लोगों को यही बता रहे हैं कि देखो मोदी सरकार और भाजपा सरकार ने ये गलती की थी और ये वापस ले लेना इससे बिल्कुल साबित हो जाता है कि ये गलती की है। तो आपको नहीं लगता है कि लोगों को आप लोग कैसे कन्विंस करेंगे, कैसे समझाएंगे? जो वोटर है, जो जनता है, उनसे आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। आज पूरी दुनिया का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदला हुआ है, आप स्वयं भी जानते हैं। पर्यावरण जैसे मुद्दों पे और अनेकों मुद्दे ऐसे हैं, जब दूसरे देशों के राष्ट्र प्रमुख प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखते हैं, जब पीएम कहते हैं कि वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कहते हैं एंड वन नरेंद्र मोदी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी आज ऐसी शख्सियत है जो वैश्विक लीडर है और दुनिया के नेतृत्व की जिनमें क्षमता है। प्रदेश में भी, देश में भी अगर आप देखें तो जितनी कल्याणकारी योजनाएं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ की है, जनता उनको हृदय से श्रद्धा की दृष्टि से देखती है। और कई योजना ऐसी है, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश ने जिसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, एक नहीं अनेकों योजनाएं, उनका नाम गिनाने की आवश्यकता नहीं है, जिनने लोगों की जिंदगी बदली है, गरीबों का भरोसा बढ़ा है, किसानों का विश्वास बढ़ा है। और इसलिए चुनाव में हमारे लिए डेवलपमेंट और जन कल्याण यही मुद्दा है, इसको लेके जाएंगे और हमको अटल विश्वास है कि हम भारी बहुमत से आने वाले इन चुनाव में विजय प्राप्त करेंगे। अभी त्रिपुरा जैसे राज्य का चुनाव परिणाम आपने देखा, मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। परिणाम आपको मालूम है कि इक्का दुक्का सीट छोड़ के बाकी सारी सीट बीजेपी जीत गई। तो ये विकास के कामों का ही परिणाम है। चुनाव में जनता भी अब डेवलपमेंट, दूसरा कहते हैं हम पब्लिक वेलफेयर, जनता के कल्याण को ही देखती है, बाकी चीजें नहीं देखती। तो आपने स्कीम की बात की सर, तो मैं अपने दर्शक जो है उनको भी बताना चाहूंगी कि आपका जो एक स्कीम है किसानों वालों, जो भावांतर स्कीम है, जो डिफरेंस होगा एमएसपी से, अगर कोई कम ले रहा होगा, मार्केट में बिक रहा होगा, आप लोग वो दे देते हैं, और ये किसानों में काफी चर्चित है और काफी पॉपुलर स्कीम है। तो क्या आपको लगता है वैसा एक स्कीम नेशनल, राष्ट्रीय लेवल पे लाना चाहिए ताकि किसान उससे खुश हो? क्योंकि वो लोग अभी भी मांग रहे हैं कि हमें एमएसपी का कोई कानून चाहिए। आज भी जो किया है केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। आप जानते हैं कि लगभग 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में हर 4 महीने में जो राशि जाती है, कभी कोई कल्पना भी नहीं करता था
6,000 प्रधानमंत्री जी देते हैं। ये देखिए 6,000 हमको कम लग सकती है, लेकिन उन किसानों से पूछिए जिनकी 1 एकड़ जमीन है, 1.5 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है। प्रधानमंत्री जी ने सभी किसानों को ख्याल रखा, विशेषकर उन किसानों का जो छोटी छोटी जमीन के मालिक थे, जिनकी तरफ किसी की नजर नहीं जाती थी। अब कई फैसले देखिए, डीएपी के रेट 1200 से बढ़ के 2400 रुपया बोरी हो गए। प्रधानमंत्री जी ने तुरंत फैसला किया कि बाकी पैसा केंद्र सरकार ही देगी, किसान को बोरी अगर मिलेगी तो 1200 रुपए में ही मिलेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से कभी दूसरी सरकारें जब कांग्रेस की थी, इतने किसान कभी लाभान्वित होते थे क्या? एमएसपी पे जो खरीदी होती है, अब बताइए, अकेले मध्य प्रदेश ने 1,30,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा, हमने 37 लाख टन धान खरीदी, और केंद्र सरकार सब खरीद रही है। ये जो कुछ हो रहा है वो सचमुच में अभूतपूर्व है, और किसान इससे प्रसन्न हैं। किसानों के हित में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। बट शिवराज जी, वो जो किसान है जो बॉर्डर पर बैठे हुए, दिल्ली सरकार के बॉर्डर पे बैठे हुए, वो उठ नहीं रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने तो मंदसौर में भी किसानों के साथ डील किया है, तो उनको कैसे कन्विंस किया जाए? वो कह रहे हैं कि अब हमें एमएसपी लॉ चाहिए, तो उनके साथ क्या, वो सारे लोग वहीं पे बैठे हुए हैं सर, वो जो सारे किसान हैं? हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी बहुत धैर्य से, संयम से और सीधे संवाद करके, आपने देखा इतने दिनों तक लगातार उन्होंने चर्चा और बात की है, और केंद्र सरकार लगातार संवाद बनाए हुए। आज राहुल गांधी का जो वक्तव्य था वो आपने शायद सुना होगा। उन्होंने पार्लियामेंट में जो सरकार ने कहा कि सरकार को ये नहीं मालूम कि कितने किसान मारे गए हैं, 700 किसान वो कहते हैं। तो इसका आप क्या जवाब देंगे सर? उनका ये कहना है पंजाब जो हमारी जो सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, उनके पास पूरी लिस्ट है, तो कैसे केंद्र सरकार कह सकती है कि उन्हें मालूम नहीं है कि कौन है वो किसान जो कि मारे गए हैं? तो आप लोग उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल जी के बयान को मैं कभी बहुत गंभीरता से इसलिए नहीं लेता कि उनने गांव नहीं देखे, गांव की गलियां नहीं देखी, खेत नहीं देखे, खेत की पगडंडियां नहीं देखी, खेती नहीं देखी, किसानी नहीं देखी। जिस तरह के वो बयान देते हैं, उन बयानों पे देश की जनता ही और किसान ही भरोसा नहीं करते। नहीं तो कांग्रेस की ये दुर्गति जो आज चारों तरफ हो रही है, चौतरफा, वो नहीं होती। अब राहुल जी को तो कोई समझा देता है, वो वही बात कह देते हैं। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि जो परिपक्वता हर एक मुद्दे पर होनी चाहिए। एक स्लोगन छोड़ देते हैं, और ज्यादातर उनके स्लोगन हम ट्विटर पर ही देखते हैं, एक ट्वीट किया और छुट्टी पाई। इसलिए ऐसे लोग कभी समस्याओं की गहराई में नहीं जाते। उनको तो कुछ ना कुछ कहना है, क्योंकि मैदान में मुकाबला कर नहीं पाते, और मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते तो ट्विटर वार लो, केवल कमेंट्स करो और छुट्टी पाओ। अब ऐसे कमेंट्स से या बयान देने से कभी जनता उनके बारे में गंभीरता से नहीं सोचती। जब लोग ही नहीं सोचते तो मैं काहे के लिए सोचूं? उनके जो मुख्यमंत्री थे सर, और जिनसे काफी पहले उनकी भी ऑब्वियसली पॉलिटिक्स है इसमें, ऑपोजिशन और सरकार को तो ऑब्वियसली लड़ाई होगी, लेकिन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, वो अब भाजपा के काफी करीब आ गए हैं। आपको और आपके पार्टी में सर अब बहुत सारे कांग्रेस के लोग हैं, तो अमरिंदर सिंह का और किसानों का जो ये मुद्दा था उसके बाद ही वो आए हैं, तो उनकी अगर एंट्री हो आपके, उसके बारे में क्या सोचते हैं सर? हाउ विल इट इम्पैक्ट? अच्छी खासी चलती हुई सरकार को डिस्टर्ब करना और तोड़ना कोई राहुल गांधी जी से सीखे। मध्य प्रदेश में भी कोई हमने कुछ नहीं किया। सिंधिया जी के साथ क्या व्यवहार था उनका? कदम कदम पे अपमानित किया गया। उनके जो साथी थे उनको मिलने का टाइम तक नहीं देती थी यहाँ की सरकार, और भाभी कभी गंभीरता से नहीं लिया। राजस्थान में अब जैसे तैसे कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जैसा मामला चल रहा है। पंजाब में अच्छा खासा कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार चला रहे थे। अब पता नहीं राहुल जी किसकी बातों में आए, सिद्धू जी की आए और किसी की आए, मुझे पता नहीं। लेकिन जब लीडर ऐसे हों
तो कांग्रेस को किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। धीरे धीरे एक एक करके अपने नेताओं को वो दूर करते जा रहे हैं। अब अमरिंदर जी सचमुच में बहुत गंभीर नेता है, और पंजाब हमारा ऐसा राज्य है जो सीमावर्ती राज्य है, पाकिस्तान से हमारी सीमा लगी हुई है, और अभी भी पाकिस्तान इस फिराक में रहता है कि कैसे वो आतंकवाद को और ज्यादा प्रश्रय देके भारत को अशांत करने का काम करे, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाए। वैसे राज्य को श्रीमान राहुल गांधी जी ने डिस्टर्ब किया है। अब तो वहां कांग्रेस के अस्तित्व पर ही सवाल उठ रहा है। अमरिंदर जी देशभक्त हैं, अमरिंदर जी गंभीर नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं। अब मैं इससे ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो सोचेंगे समझेंगे और अपना रास्ता तय करेंगे। आपने तो बिल्कुल ही क्लियर कर दिया सर कि आप राहुल गांधी जी को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन आप देखिए मैं नहीं कह रहा, आप 2014 में कांग्रेस की क्या दुर्गति हुई, कितनी सीटें आई, इसके बाद 2019 में कांग्रेस की कितनी दुर्गति हुई, कितनी सीटें आई, बाकी जगह भी आप देखो। तो मैं नहीं कह रहा, ममता बनर्जी उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, कह रही कांग्रेस भाड़ में जाए, कांग्रेस का कोई ठेका है, हम विकल्प बनेंगे। तो अब कांग्रेस की हालत तो ये हो गई है कि विपक्षी दलों के नेता कांग्रेस का विरोधी पार्टी के रूप में भी वो नेतृत्व कर पाएगी, इसी पे संदेह व्यक्त कर रहे हैं। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, तो जमाना कह रहा है, लोग देख रहे हैं, इसलिए कांग्रेस दुर्गति को प्राप्त हो रही है। लेकिन ममता बनर्जी को मानेंगे सर आप कि 2024 में तृणमूल का ये कहना है कि अगर मोदी जी को कोई अगर मतलब उनके साथ कोई कॉन्टेक्स्ट, उनके साथ कंपटीशन दे सकते हैं, वो है ममता बनर्जी। तो आप मानेंगे कि बंगाल चुनाव के बाद जहां पे उन्होंने मतलब बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया बंगाल में, और थर्ड इलेक्शन में आपकी तरह, आप तो 4th टर्म चीफ मिनिस्टर हैं, वो 3rd टर्म चीफ मिनिस्टर बन गई है, आप मानेंगे कि ऐसा जो आपने राहुल गांधी के बारे में कहा, आप लोग ममता बनर्जी को एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट की तरह देख रहे हैं? क्या आप लोग 2024 में प्रिपेयर कर रहे हैं कि ममता बनर्जी लेड ऑपोजिशन से लड़ना पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई चैलेंज नहीं है। मोदी जी, ममता बनर्जी भी चैलेंज नहीं है सर। मैं पूरी बात कर लूं, मोदी जी का जनाधार इतना व्यापक है कि उनके सामने कोई चैलेंज ही नहीं है। अब लड़ाई होनी है दूसरे नंबर पे कौन रहे, कांग्रेस, ममता बनर्जी या और कौन रहता, तो वो आपस में लड़े बड़े, हमें क्या लेना देना। सर एक चीज आपसे पूछनी थी, हम लोग चुनाव की बात कर रहे हैं, एक बात जो है जो कि कई सारे पार्टी में है, आपके पार्टी के नेता भी बोलते हैं, विपक्ष के पार्टी के नेता भी बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें एक ओबीसी सेंसस चाहिए, क्योंकि अगर हम, जैसे आप लोग बहुत ज्यादा वेलफेयर स्कीम्स पे ध्यान देते हैं, तो अगर हम वेलफेयर स्कीम्स को अगर कि वो अच्छी तरह काम करें, उसके लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि लोग हैं कितने। तो आप क्या सपोर्ट करते हैं ओबीसी सेंसस को? जो भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण है वही मेरा दृष्टिकोण है, हम लोग अलग विचार नहीं करते कुछ। लेकिन सर आपका पर्सनल भी तो कोई व्यू होगा कि ये क्यों जरूरी है, या मैं आपको बताऊं, हम पर्सनल है ही नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तो मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं पर्सनल में ये हूं। भारतीय जनता पार्टी में सोच समझ के हम एक विचार के आधार पर चलने वाली पार्टी है, और सोच समझ के फैसले करते हैं, तो जो पार्टी तय करती है वो हम सबकी राय होती है। हाँ, इस बारे में शायद उन्होंने अपना राय कुछ क्लियरली नहीं बताया, तो शायद ये एक प्रॉब्लम, एंड इट सीम्स टू बी अ बिट ऑफ अ डायलेमा विद इन द पार्टी। सर दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहती थी, पिछले कुछ दिनों में आपके स्टेट से अगर हम हेडलाइन देखें तो फिर ये बात, और कुछ दिनों में और उसके पहले भी कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं कि जो कॉमेडियंस हैं उनके खिलाफ काफी सारा एक्शन लिया जा रहा है। जैसे मुनव्वर फरूकी का कुछ महीनों पहले हुआ था कि उनके शो के पहले ही उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, वो 1 महीने थे जेल में। अब हाल ही में वीरदास ने कुछ कहीं पे वीडियो बनाया और आपके मंत्री ने कहा कि हम उनको मध्य प्रदेश में घुसने नहीं देंगे। तो सर ये जो कॉमेडियंस हैं, जो स्टैंड अप कॉमिक्स हैं, वो तो पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं है, तो क्यों मध्य प्रदेश सरकार को उनसे डर लगता है? वो कहते हैं हम नहीं आने देंगे इनको। देखिए, हमें डर किसी से नहीं लगता, लेकिन सोशल मीडिया के युग में
आप जानते हैं कि एक ट्वीट या सोशल मीडिया पर डली पोस्ट प्रदेश को अशांत कर सकती है। हमारी कोशिश ये रहती है कि प्रदेश शांति का टापू बना रहे, अनावश्यक कंट्रोवर्सी खड़ी ना हो, और इसलिए सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन अगर किसी की भावना को ठेस पहुंचाती है, अपमानित करती है, तो शासन को कानून और व्यवस्था ठीक बनाए रखने के लिए और दूसरे की भावना को भी ठेस ना लगे, इसके लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में सब आए जाएं, अपने भाव अभिव्यक्त करें। देखिए, मुझे अगर मैं स्वतंत्रता की बात करूं तो मुझे मेरा हाथ घुमाने की स्वतंत्रता है, लेकिन उतनी है कि वो किसी की नाक पे ना लगे जाके। अगर नाक पे लगता है तो फिर मुझे सोचना पड़ता है कि दूसरे को कष्ट ना हो, बस इतने ही है, बाकी कोई बात नहीं। बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वीरदास, आपने जो कहा कि वो राइट वगैरह में कोई इंसेंसिटिव वीडियो नहीं होना चाहिए, बट आपने वीरदास का वीडियो देखा, जो कि जो यंग लोग हैं जो देखते हैं, कॉमेडी देखते हैं या फिर कुछ सुनते हैं, उनको ये उसमें क्या आपको गलत लगा या आपके सरकार को गलत लगा कि उनको कहा कि आप यहाँ आइए ही मत? देखिए, दूसरे की भावनाओं को ठेस ना लगे, बस हमारा इतना कहना है, बाकी। बट उसमें ठेस पहुंचाने की बात क्या थी सर? अब उसके बारे में मैं कोई स्पष्टीकरण देकर नहीं बताना चाहूंगा। मंत्री ने कमेंट किया, उन्होंने देखा होगा, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि हर एक की गरिमा का सम्मान है मध्य प्रदेश में, लेकिन दूसरे की को तकलीफ ना पहुंचे, इतना ध्यान हम लोग रखते हैं। शिवराज जी, अब मैं थोड़ा आपके करियर के बारे में पूछना चाहूंगी। आप आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट सीनियर लीडर्स हैं भाजपा में, और 2005 से आप मुख्यमंत्री हैं और अभी भी है। लोग हमेशा ये बात करते हैं कि कैसे भाजपा इवॉल्व हो रहा है, और ऑब्वियसली जनसंघ जब भाजपा शुरू हुआ था तब 2 नेता थे, और अब इतने सारे प्रदेशों में हैं आप लोग। तो ये पूछना चाहूंगी, आपके मुताबिक आपकी पार्टी जो है किस प्रकार से बदली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा अद्भुत है। भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराओं को लेके एक वैकल्पिक राजनीतिक विचारधारा एकात्म मानव दर्शन के रूप में दी तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे संस्थापक थे, पहले अध्यक्ष थे, और दीनदयाल जी उनके साथ थे। इस जोड़ी ने राष्ट्रवाद की ध्वजा पताका को लेके संगठन बढ़ाते हुए अपना सफर प्रारंभ किया। डॉक्टर मुखर्जी जी का तो बलिदान हुआ, लेकिन बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के रूप में, उस समय जनसंघ था, प्रगति करती चली गई। फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बाद लीडर अनेकों हुए, लेकिन फिर अटल जी और अडवाणी जी, उनने भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किया और एक नए मुकाम पर भारतीय जनता पार्टी पहुंची। कई राज्यों में हमारी सरकारें बनी और केंद्र में भी अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनी, और उस समय प्रगति और विकास को नए पंख लगे। प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना हो, पोखरण का परमाणु विस्फोट हो, एक वैभवशाली भारत खड़ा होना शुरू हुआ। और उसके बाद आज मुझे कहते हुए गर्व है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारे देश ने दुनिया में आज जो स्थान उन्होंने बनाया है वैश्विक लीडर का, वो सचमुच में मैन ऑफ आइडियाज है। तड़फ और ललक है देश की जनता की जिंदगी बदलने की और भारत को आगे और बहुत आगे ले जाने की। मैं सचमुच में आज जो परिदृश्य देखता हूं मुख्यमंत्री रहते हुए, मैं पहले भी कई देशों में गया था, हमारे देश की तरफ इतने सम्मान की नजरों से कभी नहीं देखा गया जितना आज मोदी जी की लीडरशिप में देखा जा रहा है। और यह सम्मान केवल मोदी जी का नहीं, 135 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। तो प्रधानमंत्री जी अनाथक परिश्रम करते हैं, दिन और रात मेहनत, टारगेट तय करते हैं और उसको पूरा करने के लिए जी जान एक कर देते हैं। उनको देख के हम लोगों को लगता है कि हम और ज्यादा मेहनत करें। तो आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी उनके साथ खड़े हुए हैं, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। जो सपना कभी जनसंघ के संस्थापकों ने देखा था वो सपना पूरा हो रहा है। आप देखिए, एक नहीं अनेकों अद्भुत उपलब्धियां, चाहे सामरिक दृष्टि से देश को शक्तिशाली बनाने का सवाल हो, कश्मीर में धारा 370 हो, एक नहीं, मैं वो पूरी श्रृंखला में नहीं जाना चाहता। जो सोचा था वो पूरा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और इससे आगे का सफर मैं सचमुच में कहता हूं कि ये सदी 21वीं सदी जो चल रही है वो भारत की होगी
और ज्यादा देर नहीं है, मोदी जी के नेतृत्व में ही होगी। बट सर, आपको नहीं लगता है कि पार्टी का कल्चर भी, मतलब वर्क एथिक्स भी थोड़े से बदल गए हैं? जैसे आजकल यहाँ पे जो हम पार्लियामेंट में देख रहे हैं, तो वहां पे विपक्ष के जो नेता है उनका इतना डायलॉग बिल्कुल नहीं है, या फिर बैक चैनल जो होता था पहले कि वो लोग दोस्ती सभी में थी, अगर वो सरकार में भी हो या फिर विपक्ष में, वो आके पार्लियामेंट में तो लड़ते थे, लेकिन बाकी उनके काफी ज्यादा रिलेशनशिप अच्छा था उनका। तो मैंने ये भी पढ़ा कि 2 हफ्ते पहले आपके जो ऑपोजिशन में है कमलनाथ, उनका जन्मदिन था, आप वहां उनको विश करने के लिए आप मिलने चले गए। तो ये जो आपका जो स्टाइल है वो नए बीजेपी से थोड़ा हटके है, नहीं? नहीं, एक मैं आपको बताऊं कि केंद्र में भी दोस्ती सबसे है, कोई झगड़ा थोड़ी है, और झगड़े का कोई सवाल भी नहीं है। अपोजिशन का पूरा सम्मान भी है, लेकिन अब कोई संसद चलने ही ना दे तो सत्ता पक्ष क्या करेगा? और इसलिए सद्भाव की, संवाद की प्रधानमंत्री जी ने अनेकों बार कहा है, क्योंकि यह अधिकार मेरा नहीं है, जो पार्लियामेंट में हमारे मित्र काम कर रहे हैं मंत्री के रूप में, वो सब संवाद रखते हैं, बातचीत करते हैं, स्मूथली संसद की कार्रवाई चले। अब पिछले सत्र में ऐतिहासिक काम हुए, कई बिल पास हुए, आपने देखा। आज भी कोशिश वही है, और इसलिए संवाद भी है और स्नेह भी है। अब सामने अगर पराजय के कारण हम बौने हो गए तो हम चलने नहीं देंगे संसद। इसके कारण अगर गतिरोध आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सर, संवाद शायद आप यहाँ पे ऑपोजिशन के नेताओं को सबको जानते होंगे, लेकिन अब शायद केंद्र में संवाद इतना ज्यादा है नहीं। सर्वदलीय बैठकें होती है, बैठकों में बातचीत होती है, चर्चा करके रास्ता निकलने के प्रयास होते हैं, यही किया जा सकता है। बिल्कुल सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अब आप 4 बार मुख्यमंत्री हो चुके हैं, आप अपने आप को 10 साल बाद या फिर 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? आप क्या करना चाहेंगे? मतलब आपने मुख्यमंत्री तो काफी देर रहे हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू डू, वेयर डू यू सी योरसेल्फ? देखिए, 2 चीजें मैं आपसे कहूंगा। एक, राजनीति हमारे लिए कैरियर नहीं है, सत्ता के लिए नहीं, सेवा का एक माध्यम है। और हमारे यहाँ कौन क्या काम करेगा ये पार्टी तय करती है। व्यक्ति के नाते मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एमएलए का भी चुनाव लड़ूंगा, विधायक का चुनाव। मुझे जब पार्टी ने 90 में कहा लड़ो तो लड़ लिए। इसके बाद मैं आज आप एक रहस्य उद्घाटित कर रहा हूं, विधायक बनने के बाद मैं संसद में जाने नहीं चाहता था। मुझे लगता था कि मुझे 1.25 साल ही हुआ है, क्योंकि अटल जी ने सीट खाली की लखनऊ और विदिशा, तो मुझे पार्टी ने कहा कि विदिशा से लड़ो। मैंने पहले 1-2 बार कहा कि मैं अभी तो विधानसभा में गया है, लेकिन पार्टी का नहीं लड़ना है, तो मैं सांसद बन गया। पार्टी ने सांसद बना दिया, 5 बार सांसद रहा, फिर कहा मुख्यमंत्री बनो। तो ये हमारे यहाँ पार्टी तय करती है, व्यक्ति तय नहीं करता। मैं कभी नहीं सोचता कि मैं क्या करूंगा, मैं तो ये देखता हूं कि मेरी पार्टी मुझे कौन सा दायित्व देना चाहती है। मेरा काम केवल इतना है कि जो जिम्मेदारी मुझे दी जाए, उस जिम्मेदारी को मैं बेहतर तरीके से दिन रात अपने आप को झोंक के कैसे अच्छे ढंग से पूरा करूं, ताकि जनता की जो जरूरतें हैं, अपेक्षाएं हैं, उनको भी हम पूरा कर पाए, और मेरे हाथों से पार्टी का मेरी कोई नुकसान ना हो। मैं पार्टी के काम को भी आगे बढ़ा पाऊं, जनता की भी बेहतर सेवा करूं, राजनीति के माध्यम से देश की भी बेहतर सेवा करूं, और पार्टी को भी आगे बढ़ाने में मैं सहयोगी बनूं। ये मेरा भाव रहता है। इसलिए कौन कहां रहेगा ये तय पार्टी को करना है। आज कल परसों जो तय करेगी पार्टी करेगी। शिवराज सिंह जी, थैंक यू सो मच कि आपने हमसे बातचीत की, एंड ऑल आवर बेस्ट विशेस विद यू सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एट द हिंदुस्तान टाइम्स समिट। बहुत बहुत धन्यवाद, और कभी मध्य प्रदेश पधारिए, अच्छा राज्य, आइए, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, थैंक यू। नमस्कार।